Hello everyone, I welcome you back at the platform of Mandarin Academy. Let's discuss today's important news editorial. एंड आज का जो पहला इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, जो टॉपिक है हमारा, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हमारे फॉर्मर गवर्नर थे मिस्टर शक्तिकांत दास, जिन्होंने अपना कंप्लीट टेन्योर किया था, उनको अभी उनका अपॉइंटमेंट कहाँ गया। रिसेंटली आप जानते हैं कि अप्रॉक्स 1.5 महीने 2 महीने पहले इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। शक्तिकांत दास रिटायर्ड हुए थे और उसके बाद जो हमारे आरबीआई के नए गवर्नर बने थे, 26 गवर्नर कौन बने थे, जो वर्तमान में है मिस्टर संजय मल्होत्रा। और इनके नए अपॉइंटमेंट के साथ हमारे जो आरबीआई की 25th गवर्नर थे श्री शक्तिकांत दास, वो रिटायर्ड हो गए। इन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया था एज ए आरबीआई गवर्नर। और जो आरबीआई गवर्नर का टेन्योर होता है वो 6 साल के लिए होता है। 6 साल का टेन्योर खत्म करने के बाद जैसे रिटायर्ड होने के बाद देखिए विद इन 70-80 डेज के अंदर इनका दोबारा से अपॉइंटमेंट हुआ एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ। लेकिन ऑलरेडी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास ऑलरेडी एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, मिस्टर पी के मिश्रा। तो उनके साथ ये काम करेंगे और इनका वहाँ पे हो गया। अभी इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो ऐसे टाइम में हुई है जब हमारे, आप अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो किस प्रकार से जो रुपये का डीवैल्यूएशन हो रहा है, जो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज अपनाई जा रही है, ट्रेड को लेकर के इश्यूज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जो हमारी जो सेंट्रल बैंक की सर्टेनिटी है उसको भी एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट किस प्रकार से इसके साथ काम कर सकती है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि ये रिटायर्ड हुए थे और रिटायर्ड होने के बाद इनका दोबारा से अपॉइंटमेंट एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए किया गया। ऑलरेडी हमारे पास वहाँ पे एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और ये नंबर 2 होंगे। डन। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये न्यूज़ आ रही है नेपाल से। और नेपाल से क्या है, नेपाल की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अभी रिसेंटली इंडिया की विजिट में थी और इंडिया में उन्होंने हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब से मुलाकात करी। तो ये उनकी मुलाकात हुई है अभी रिसेंटली। उस मुलाकात के बाद में इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए थे वो स्टेटमेंट कुछ इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि भारत और नेपाल वर्तमान के अंदर जो उनकी रिलेशनशिप है उसके अंदर एक टर्मोइल चल रहा है। और ये कब से चला, ये 2015 के बाद से चल रहा है, जब मदेशियों के इश्यूज़ को लेकर दोनों ही राष्ट्रों के बीच में फ्रिक्शन हुई थी, जिसके अंदर एक इकोनॉमिकल ब्लॉकेड देखा गया भारत की तरफ से। और उसके बाद से टेंशन्स है वो दिन ब दिन बढ़ती ही गई है। तो वैसे क्या इश्यूज थे थोड़ा सा हम देखेंगे। ये हमारे सिलेबस में डायरेक्टली आता है। ये सार्क का एक मेंबर है, उसके बाद ये बिम्स्टेक का मेंबर है। तो नेपाल एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाई है भारत का, काफ़ी पुराने संबंध है हमारे। तो उन हिस्टोरिकल रिलेशंस को देखते हुए अभी वर्तमान में क्या स्थिति बन रही है उसको देखेंगे। और इनका क्या स्टेटमेंट था, जो इनकी फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि हम उम्मीद करते हैं कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर के.पी. ओली, उनको जल्द ही भारत के द्वारा जो 2025 का जो पहले 6 महीने हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी 2 महीने निकल चुके हैं, तो इन 4 महीने में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के.पी. ओली साहब को भारत के द्वारा इनवाइट किया जाएगा। जब उन्हें इनवाइट किया जाएगा तो भारत आएंगे और भारत के प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे। अब ये ऐसी बातें क्यों उठी है, क्योंकि हमारे दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो सही नहीं चल रहे हैं। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेपाल और भारत के बीच में हमारी एक ऑलरेडी पीस की ट्रीटी थी। कब की थी, जिसको हम ट्रीटी ऑफ सेंगोली से उसका रेफरेंस लेते हैं। इसको हम ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप कहते हैं, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। ये भारत और नेपाल के बीच में ये जो ट्रीटी है वो साइन हो रखी है। और इस ट्रीटी को रिन्यू करने का टाइम भी बीच में आया था। उस समय हमारे रिलेशन अच्छे नहीं थे तो नेपाल ने उसको रिन्यू नहीं किया था। अब आप देखिए बात क्या है। अब जो नेपाल का और भारत का रिश्ता है वो कई प्रकार से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के मैप के अंदर जो नेपाल है, तो ये नेपाल की लोकेशन है इंडिया के मैप में। इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देता हूँ। तो ये नेपाल है और इस नेपाल के ऊपर क्या है, यहाँ पे तिब्बत की लोकेशन है। और तिब्बत किसका पार्ट है, चाइना का। ऐसा भारत ने भी एक्सेप्ट किया है। तो ये तिब्बत और चाइना से बॉर्डर लगती है नेपाल की। और यहाँ पे नज़दीक ही इसके क्या है, लासा है, जो कि तिब्बत की कैपिटल थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि चाइना के साथ इसकी बॉर्डर लगती है और भारत के साथ बॉर्डर लगती है। तो ये पहली बात तो एक बफर स्टेट की तरह काम करता है। किसके लिए ये बफर स्टेट की तरह काम करता है, इंडिया और चाइना दोनों के लिए।
अब इस बफर स्टेट के अंदर क्या हुआ कि साल 2015 के अंदर, हम रिसेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसलिए देख रहे हैं क्योंकि देखो नेपाल के रिश्ते तो कल्चरल, इकोनॉमिकल, स्ट्रेटेजिकल, उसके बाद रोटी और बेटी का जो संबंध है वो, बिहार के लोगों का जो क्लोजनेस है, ये सारी चीज़ें नेपाल के साथ हमारा रिलेशन है। लेकिन हम अभी क्या 2015 से देखेंगे, 2015 के अंदर क्या हुआ, 2015 के अंदर नेपाल के अंदर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का प्रयास किया गया। और इस प्रयास के दौरान क्या किया गया, वहाँ पे एक मधेसी कम्युनिटीज़ है, कौन सी, मधेसी। और ये जो कम्युनिटी है ये कहाँ रहती है, ये इस तराई रीजन में रहती है। कौन सा है तराई रीजन, जो कि भारत और नेपाल की जो बॉर्डर है उसके बगल में रहता है। ठीक है, अब हुआ क्या, इसके बगल में, इसमें ये जो मधेसीज हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन, वहां ये माइनॉरिटीज हैं, इन माइनॉरिटीज को वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट देने की बात थी, तो उसके ऊपर नेपाल के अंदर काम नहीं हुआ। तो भारत ने इन मधेशियों का सपोर्ट किया और बोला कि नेपाल की सरकार को जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं तो इसके अंदर इनके लिए, माइनॉरिटीज के लिए प्रोविजन होने चाहिए। उस वक्त नेपाल ने कहा कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। और भारत के लिए मधेसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉर्डर एरिया में पूरी तरह से ये एस्टेब्लिश हैं। सपोज इन केस अगर इनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती तो वही हाल होगा जिस प्रकार से रोहिंग्या का इन्फ्लक्स हुआ भारत के अंदर, तो मधेसियों का भी इन्फ्लक्स भारत में, इसमें नेपाल से भारत में होने की संभावना थी। दूसरा, आपको पता है कि नेपाल और भारत की जो बॉर्डर है ना, ये पोरस बॉर्डर है, यहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं है। तो इन चीज़ों का कारण क्या है कि यहाँ पे जो आवागमन है बड़ा आसान है। और इवन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के अंदर नेपाल के जो लोग हैं वो कोई भी प्रकार का, जो सारे नहीं लेकिन लिमिटेड, जो उनके पास रिक्रूटमेंट्स के लिए ऑप्शंस होते हैं। यदि आपने यूपीएससी की नोटिफिकेशन भी देखी हो तो उसके अंदर भी ऑप्शंस आते हैं कि नेपाल के जो नागरिक हैं वो भारत के अंदर इसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नेपाल और भूटान दोनों के लिए, क्योंकि हमारी जो क्लोजनेस है, हिस्टोरिकल रिलेशंस है, उनको देखते हुए। इवन नेपाल के जो सोल्जर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के अंदर भी भारत के अंदर होती है। और इसके अलावा भारत की जो गोरखा रेजिमेंट्स हैं उसके अंदर जो ऑलमोस्ट हर साल लगभग 35,000 के आसपास सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट भारत करता है। ये भारत के सोल्जर्स हैं, लेकिन जो लोग कहाँ के रहने वाले हैं, नेपाल के अंदर। फिर इनके आपस में रिलेशंस भी हैं। इन सारी चीज़ों के कारण भारत ने बोला कि मधेशियों की डिमांड आप पूरी करो। नेपाल ऐसा कर नहीं पाया और नेपाल ने बोला कि आप इसमें इंटरफेयर करो। अब हुआ क्या, आपको पता है कि नेपाल है वो एक लैंड लॉक कंट्री है। जितना उसका व्यापार होता है वो कहाँ से होता है, वो भारत के रास्ते ही होता है। और भारत के रास्ते हम उसको, बे ऑफ बंगाल है जो बंगाल की खाड़ी है, हमारे कोलकाता पोर्ट है, हुगली पोर्ट है, वहाँ से इसको हम एक्सेस देते हैं। तो गंगा नदी के माध्यम से लेकर के नेपाल तक आसानी से जो भी उसका एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, वो सारा व्यापार होता है। बाकी तो और कोई रास्ता है नहीं। उसके बाद एयर स्पेस की बात करोगे, अगर बाई एयर भी जाएगा तो उसके लिए इंडियन टेरिटरी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ऊपर तो आप जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है 1 सेकेंड, ये जो क्षेत्र है ये तो पूरा हिमालय है। और हिमालय में आप पता है कि हिमालय की जो हाइट है वो एवरेज हाइट है वो 6,000 के आसपास है। और इवन एक्सट्रीम हाइट जाओगे तो 7,000 8,000 मिलती है। तो वहाँ से तो आप फ्लाइंग नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है कि जो भी अगर नेपाल की कोई फ्लाइट्स भी होती है वो इंडिया से जाती है। ठीक है। और दूसरा, नेपाल बसा हुआ का, नेपाल बसा पहाड़ों में। और आपको पता है पहाड़ों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का यदि प्रोडक्शन करोगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली बनाने का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। तो नेपाल में बिजली पैदा होती है। और इवन आपको पता होना चाहिए कि नेपाल से भारत करीब करीब 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी खरीदता है। ये लगभग 10 साल के लिए हमने ये एग्रीमेंट किया था। और इवन जो नेपाल के अंदर बिजली बनती है उसके लिए भारत ने एक ट्राईपैट्रिएट एग्रीमेंट साइन किया, मतलब 3 राष्ट्र शामिल है उसमें। उसमें कौन है, एक नेपाल है, दूसरा इंडिया है और तीसरा बांग्लादेश है। हमने, नेपाल ने बोला कि हम बिजली उत्पादन करना है, भारत से आप बहुत अच्छी बात आप करो। और उसने बोला कि हम आपके रास्ते से होते हुए, आपकी ग्रिड का इस्तेमाल करते हुए यही हम बिजली बांग्लादेश को भेजना चाहते हैं। भारत ने बोला कोई बात नहीं, आप बांग्लादेश को बिजली बेचो। तो ये ट्राईपैट्रिएट एग्रीमेंट किया भारत ने, एक अपने अच्छे पड़ोसी के होते हुए इस एग्रीमेंट ने फुल सपोर्ट किया। तो बिजली कहाँ जाती है, बांग्लादेश में। रास्ता किसका है, भारत का। और भारत उसके लिए कोई अलग से बेनिफिट भी नहीं लेता है। दूसरा, अब ये देखो आप, इनके पास पेट्रोलियम के लिए कोई रिजर्व है नहीं, तो गैस की पाइपलाइंस भारत और नेपाल के बीच में डली हुई है। भारत एवं नेपाल के बीच में, सॉरी इसकी अपनी गैस की भी है और पेट्रोलियम की भी है। अब ये जो पेट्रोलियम की पाइपलाइंस है, एक तो हमारा जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है यहाँ से जाती है, और इसके अलावा यहाँ तो भूटान आ गया, इसके अंदर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से निकलती है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो हमारा अमलेखगंज है, अमलेखगंज, वहाँ से भी हमारी ऑयल की पाइपलाइन है, वो कहाँ जाती है, नेपाल जाती है।
तो जो आपको पता, अगर मोतीहारी अमलेखगंज वाली पेट्रोल पंप का, इसका 2019 के अंदर मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और ये ऐसी है कि हमारा जो साउथ एशिया है ना, साउथ एशिया के अंदर अभी तक दो राष्ट्रों के मध्य के अंदर जो इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है, ऐसी कोई पेट्रोल पंप की पाइपलाइन डाली नहीं गई। लेकिन साउथ एशिया के अंदर भारत और नेपाल के बीच में जो अमलेखगंज और हमारी मोतीहारी वाली पेट्रोल पंप की पाइपलाइन है 2019 के अंदर, जो मोदी जी ने अनाउंसमेंट इनॉग्रेशन किया था, वो आज भी फंक्शनल है। ये दिखाता है कि किस प्रकार हमारा रिलेशन हो रहा है। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है ना, नेपाल का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच रहा है। वो भाई, अगर आप वहाँ से आप रोड के रास्ते से अगर आप ऑयल क्रूड इंपोर्ट करते और आपको पता ऑलरेडी माउंटेन रीजन्स हैं, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो लेकिन इस पाइपलाइन के माध्यम से बहुत फ़ायदा है उनको। इसके अलावा, ये सिर्फ इसके अलावा अगर आप देखो तो नेपाल से हम बिजली ले रहे हैं और बांग्लादेश को बेच रहा है। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम उससे खरीदे तो हम उसको पैसे भी दे रहे हैं। उसके अलावा नेपाल के लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है रेलवे की लाइन भी हमें बीच में डालने का प्रयास किया था और रेलवे की लाइन डल गई थी। जो रेलवे की लाइन डली है उसके अंदर से जो भी उसके लिए गुड्स जाते हैं, फ्रेट है, आपको पता है रोड से सामान भेजना महंगा पड़ता है, तो जो माल गाड़ियाँ भी नेपाल और भारत के बीच में चल चुकी है। अगर आपने नाम सुना हो तो रक्सौल काठमांडू वाला, रक्सौल काठमांडू, ये जो रेल लिंक भारत ने और नेपाल के बीच में स्टार्ट हुआ था, तो इसके माध्यम से अब मालगाड़ियों से माल भी वहाँ जाता है। उसके बाद आपको पता है कि जब मोदी जी लास्ट टाइम गए थे वहाँ पशुपति मंदिर है, तो पशुपति मंदिर के लिए बहुत सारे पिलग्रिमेज, क्योंकि नेपाल में दो ही रिलीजन है मोस्टली, एक हिंदू और एक बुद्धिज़्म। और आपको पता है कि जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। और लुम्बिनी आज वो कहाँ है, नेपाल के अंदर। तो वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। और दूसरा जो पशुपति नाथ का मंदिर है वो नेपाल के अंदर है। ठीक है, तो वहाँ पर भी इंडिया से बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। तो आना जाना भारत वालों के लिए नेपाल के लिए आसान है, तो ये भी होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ऑलरेडी बिम्स्टेक के मेंबर हैं और जो सार्क के मेंबर भी हैं। तो ये चीज़ें भारत और नेपाल की रिलेशनशिप को मजबूत स्तंभ प्रोवाइड देती है। बायलैटरल ट्रेड अच्छा है। और इसमें यदि आप देखो बायलैटरल ट्रेड की अगर बात करूं तो आप ये देखो कि अब सीधी सी बात है, नेपाल के लिए उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन होगा, भारत ही है। क्योंकि नेपाल के आसपास बाउंड्रीज की लगती है, तो भारत को सारा का सारा जो नेपाल का सबसे बड़ा अगर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है तो कौन है, भारत है। और भारत के लिए भी नेपाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ का जो बिजनेसमैन है वो पैसा जाके इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे, नेपाल के अंदर। तो होता क्या है, वहाँ जब आप जाके इन्वेस्ट करोगे तो आपको रेमिटेंस मिलेंगे। तो नेपाल से जो भारत को रेमिटेंस आता है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि 7वें नंबर पर अगर विश्व से हमें रेमिटेंस मिलते हैं, हमारे पास यूएसए से हाईएस्ट आता है, बाकी सऊदी अरेबिया से आता है, कतर से आता है, तो 7वें नंबर पे कौन है, नेपाल भी है, जहाँ से भी हमको पैसा आता है। डन। तो इसके लिए दोनों के रिलेशंस अच्छे हैं। भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये चीन से बीच में हमारे लिए बफर बनाता है, तो इसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो रहा है, अब हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, उसको देखना है क्यों हो रहे हैं, हमारे जो बैड रिलेशंस हो रहे हैं उसके रीजंस क्या है। नंबर 1, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया मधेशियों वाला इश्यू हुआ। फिर मधेशियों वाले इशू के बाद क्या हुआ, लगभग 2019 या 20 के आसपास ना, नेपाल के 3 इलाके हैं। एक तो लिपू लेक, फिर आपका लिम्पियादुरा एवं कालापानी। ये तीनों लोकेशन पता होनी चाहिए, अगर एग्जाम में कहीं कुछ ना आता तो आपको इन तीनों को मेंशन करना है। तो ये जो लिपू लेक है, लिम्पियादुरा है, कालापानी है, ये तीनों की तीनों ये एक्चुअली वाटर डिवाइड लाइंस हैं जो कि समय के साथ पानी तो धारा बदलती रहती है। तो ये तीनों ही टेरिटरी एक्चुअली इंडिया के अंदर आती है, लेकिन नेपाल ने इसको डिस्प्यूट बना दिया और डिस्प्यूट बना के बोला कि ये जो टेरिटरीज हैं वो टेरिटरीज किसकी है, नेपाल की है, और जो कि भारत हथियाने का प्रयास कर रहा है। अब ये बातें उठी। इसके बाद इससे आगे बढ़ के क्या किया, जो नेपाल की करेंसी के नोट्स हैं उन्होंने जो उसके ऊपर मैप डाला, उस मैप के अंदर इन्होंने ये लोकेशंस नेपाल के अंदर दिखा दी। तो भारत ने ऑब्वियसली विरोध तो करना है, ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो हमारी सोवरेनिटी, उसको चैलेंज कर रहे हो। अब भाई भारत BRI जो बॉर्डर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का समर्थन क्यों नहीं करते हो, क्योंकि चाइना ने क्या किया, जो पाकिस्तान के लिए CPEC कॉरिडोर निकला, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो कॉरिडोर निकल कहाँ से रहा है, भारत से निकल रहा है। भारत ने बोला आप हमारी टेरिटरी से CPEC लेके जा रहे हो, आप पाकिस्तान को पूछ रहे हो, आपने हमसे पूछा, हमसे बात करी, हमसे परमिशन ली, नहीं ली, तो आपने हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो हमारी सोवरेनिटी, उसको चैलेंज कर रहे हो, तो मैं आपका BRI का समर्थन नहीं करता हूँ। अब भारत, और एक और रीज़न, अब बांग्लादेश जो नेपाल के साथ हमारे रिश्तों को लेकर के जो कड़वाहट है, उसका रीज़न BRI है। अब देखो BRI चाइना का प्रोजेक्ट है, चाइना से कौन सी कंट्री इससे संबंध बनाना चाहती है, हमें उसे एतराज़ नहीं है, लेकिन नेपाल ने BRI ज्वाइन किया।
जो हमारी पीस की ट्रीटी हो रखी है उसके साथ कहा गया है यदि कोई भी हम किसी तीसरे राष्ट्र के साथ संबंध बनाते हैं या कोई बात होती है जिससे लगता है कि हमारे आपस के दोनों राष्ट्रों के हित टकराते हैं तो हम पहले वो बात एक दूसरे को बताएंगे। भारत ने, इन्होंने, नेपाल ने नहीं बताया। अब इसने BRI ज्वाइन कर ली 2017 के अंदर ही। अब उससे क्या हो रहा है, BRI ज्वाइन करने से चाइना क्या कर रहा है, अब लासा से रेल का लिंक बनाने का प्रयास कर रहा है, कहाँ, काठमांडू तक। ठीक है, हालांकि हिमालयन रीजन्स को बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन चाइना की जिस प्रकार की इकोनॉमिक ऑफ स्केल है तो वो बना देगा। और उससे क्या कर रहा है, जो हमारी बफर स्टेट की धारणा है वो डिस्टर्ब हो रही है और चाइना का इन्फ्लुएंस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल और भारत के बीच में बाउंड्री ही नहीं है एक्चुअली। इंटरनेशनल बाउंड्री मार्क है लेकिन कोई डिफेंस सिक्योरिटी पोर्शन तो है नहीं, पूरा का पूरा कवर तो है नहीं। वहाँ से इलीगल ट्रेड्स भी होता है, वहाँ पे लोग भी आते जाते हैं, रोटी बेटी का जो इनका रिश्ता है वो भी बनता है। और इकोनॉमी, जो बहुत सारे लोग वहाँ से भारत में आते हैं, सुबह आते हैं, व्यापार करते हैं, वापस शाम को चले जाते हैं। तो आप समझो, जब ऐसी कंट्री जिसके अंदर हमारी बॉर्डर नहीं है उसके बगल में चीन आ रहा है और उसकी रेलवे लाइन्स आ रही है, उसका रोड नेटवर्क आ रहा है, तो भारत को उससे आपत्ति होगी। इस कारण से हमारे रिश्ते और खराब हो गए। अब रिसेंटली क्या हुआ, KP ओली साहब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए और KP ओली साहब ने क्या हुआ, जनरली एक हमारा कंसेंसस है, यदि नेपाल में कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसकी पहली विजिट कहाँ होती है, इंडिया में। और वो चले गए चाइना। जब आप चाइना चले गए तो आप दिखा रहे हो सिंबॉलिक तरीके से कि भाई 2015 से जो इश्यू खड़ा हुआ 2025 10 सालों के अंदर धीरे धीरे रिलेशन है वो डिटोरिएट हुए। हालांकि वहाँ पे बीच के अंदर जो नेपाल के अंदर भूकंप आया था, भारत सबसे पहले गया, सबसे ज़्यादा मदद भी भारत ने की। हमने $1 बिलियन का क्रेडिट ऑफ लाइन भी दिया, हमने ग्रांट्स भी दिए। अब फिर भी जो रिश्तों में एक जो गिरावट देखने को मिली उसके कारण हमारे रिश्ते थोड़े से कड़वाहट में चले। आज ये एडिटोरियल ये दिखा रहा है कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है, कौन से, नेपाल के, मिस आरजू राणा, ये यहाँ पे आई और इन्होंने किससे बात करी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब से। और इन्होंने यही रिक्वेस्ट करी है कि किसी न किसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हो जाए और उससे क्या है हमारे रिश्ते सही आ जाए। और इन्होंने अब ये पब्लिक डोमेन में ऐसा बात बोली है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द ही नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली की मीटिंग किससे होगी, भारत के प्राइम मिनिस्टर से होगी। और अब देखो, भारत अपने उन चीज़ों को भी देख के उसके बाद ही करेगा। अब भारत इंटेंशनली क्या है, मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जब तक आप भारत को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भारत भी आपको इंपॉर्टेंस दे। तो ये थोड़े से रिश्ते थोड़े से कड़वाहट में चल रहे हैं। अब आगे क्या है रास्ता हमारे पास, सॉल्यूशंस क्या है? देखो, सॉल्यूशन हमेशा बातचीत का ही होता है। बातचीत हो, निगोशिएशंस हो, जो हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं, जो हमारे बायलैटरल इश्यूज़ हैं, उनको हम सॉल्व करें। थर्ड कंट्री जो चाइना जैसा उसका इंटरफेरेंस हो रहा है, यदि आप करना चाहते हो तो करो, लेकिन आप भारत की सोवरेनिटी वगैरह का ध्यान रखते हुए करो। सेम भारत को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी बना बड़े भाई की तरह थोड़ा सा दिल बड़ा रखना चाहिए। छोटा राष्ट्र है तो जो मिस्टर गुजराल की पॉलिसी थी कि नेबरहुड में भारत को नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनानी चाहिए और जितना हो सके उनके लिए काम करना चाहिए, उस पॉलिसी में हमें काम करने की भी ज़रूरत है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशंस लिख करके अपन ये काम कर सकते हैं। तो आप, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जाएं फिर। यस, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। अब क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली बोला है कि व्हाट वी विल डू, कि $10 बिलियन का हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। किस लिए करेंगे? जिससे कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाए। लिक्विडिटी मतलब क्या है? पैसा इन्फ्यूज़ करेंगे। अब क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पहली बार है? नहीं, इससे पहले भी RBI ने ऐसा किया है कि उसने मार्केट के अंदर ये जो डॉलर रुपी स्वैप का काम किया है और अभी यही कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, अब कर क्या रहा है इसके माध्यम से? इससे पहले क्या था, हाँ, रिसेंटली 2-2.5 महीने पहले आपको पता, जनवरी के अंदर रुपी का डेप्रिसिएशन हो गया था। तो उस वक्त भी इसने लगभग $5 बिलियन के आसपास का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग $5 बिलियन के आसपास इन्होंने क्या किया था, एक स्वैप किया था। स्वैप कर किसके साथ रहे हो, हम किसी और के साथ नहीं कर रहे हैं। हो क्या रहा है, ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और ये हमारे बैंक्स हैं। क्लियर है? अब इसमें हो क्या रहा है, ये दोनों ही आपस में बाई और सेल कर रहे हैं। कैसे खरीद रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, बैंक क्या करेगा, ये बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेल करेगा। क्या सेल करेगा? डॉलर कर दिया सेल। और कुछ समय के बाद जो बैंक है ये दोबारा किससे खरीद लेंगे, ये दोबारा डॉलर किससे परचेज कर लेंगे, RBI से। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली बैंक से डॉलर कहाँ चले गए, RBI के पास, और RBI से वापस कहाँ चले गए, बैंक के पास। लेकिन जो बीच में एक टाइम आता है ना जिसके अंदर रुपये का डिवैल्यूएशन होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, अपना पैसा निकालते हैं। अभी आपने देखा होगा जो हमारा सेकेंडरी मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, उसके अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी है। अब ये वॉलेटिलिटी के कारण आपका रीज़न एक ये भी है कि जो हमारे पास FPI है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और इवन कुछ FDI हैं, ये अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। अरे जब कोई बाहर का आदमी भारत से पैसा लेके जाएगा, वो क्या लेके जाएगा, डॉलर।
जब आप डॉलर लेके जाओगे, यानी कि डॉलर जो एक इंटरनेशनल करेंसी है वो भारत से निकलेगी, तो होगा क्या, रुपये वीक हो जाएगा। और यही कारण है कि कंटिन्यूस 2-2.5 महीने से भारत से पैसा वो बाहर विदेशों की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि जो यूएसए के अंदर जो बॉन्ड यील्ड है डॉलर की, उस बॉन्ड यील्ड के अंदर वृद्धि हुई। जब वहाँ बॉन्ड यील्ड के अंदर वृद्धि हुई, जो यूएसए के इन्वेस्टर हैं, ये जो बाकी राष्ट्रों के इन्वेस्टर भी हैं, वो पैसा भारत में ना लगा के कहाँ लगाएंगे, यूएसए में। क्यों? वहाँ इन्फ्लेशन कम है, वहाँ इंटरेस्ट की ग्रोथ कम है, लेकिन इन्फ्लेशन कम है। और यहाँ क्या है, यहाँ आपका थोड़ा सा इन चीज़ों को देखते हुए भारत के अंदर क्या हो रहा है, भारत के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो इस वजह से डीवैल्यूएशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक रीज़न है। अब जो ये स्वैप की आपने डील देखी है, ये तो मैंने इंटरनल स्वैप बताया, इसके अलावा एक्सटर्नल स्वैप भी होता है। अब एक्सटर्नल स्वैप कैसे होता है, जैसे आपको, अगर आपने पहले सुना हो तो हमने कई बार, जैसे रशिया के साथ, रशिया और इंडिया ने, दोनों ने आपस में अपनी करेंसी के बीच में स्वैप करने का प्रयास किया। और यही हमने, इंडिया ने किसके साथ प्रयास किया, ये जापान के साथ किया। यही प्रयास इंडिया ने किसके साथ किया, श्रीलंका के साथ। और यही प्रयास हमने, इंडिया ने किसके साथ किया, ईरान के साथ। जब दो राष्ट्रों की करेंसी के बीच में स्वैप किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि जो एक्सटर्नल इंटरेस्ट रेट्स होती है, जो फ्लक्चुएशंस आती है करेंसी के अंदर, उसका इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो ये जो अभी हम जिसकी स्वैप की बात कर रहे हैं, ये इंटरनल है। और इसका रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब रिजर्व बैंक चाहता है कि जिस प्रकार से डॉलर की प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो रही है, उस फ्लक्चुएशन से हमारे यहाँ पे जो लिक्विडिटी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, उस लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करना, रुपये की जो वैल्यूएशन है, डिप्रिसिएशन उसकी, उसको कंट्रोल करना। उसके अलावा जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व है, इसको भी साथ में स्टेबलाइज करना, ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसी चीज़ में हमें ये फॉलो करना है। तो ये स्वैप के लिए अभी जो है, पहले $5 बिलियन थे और अभी $10 बिलियन हैं। इसके माध्यम से ये करने का प्रयास हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि एरो इंडिया का शो हुआ था। और 2025 का जो एरो इंडिया का शो हुआ था, ये हुआ था कहाँ पे, हमारे बेंगलोर के अंदर। बेंगलुरु के अंदर यलंका एयरफोर्स स्टेशन है, और यहाँ पे जो हमारे एरो इंडिया शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। कौन से ईयर का? 2025 का। इसमें जो अब बहुत सारे कंट्रीज़ के डेलीगेशंस आते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचने का प्रयास करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, इनके रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, बाहर की कंट्रीज़ के भी होते हैं। अब इस जो एरो इंडिया में 2 एयरक्राफ्ट बड़े ही पॉपुलर रहे, दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। एक तो था आपका रशिया का, जिसका कौन सा था, वो Su-57, और एक था आपका USA का F-35। हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात करी है। अब ये एरो इंडिया का शो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब ये एडिटोरियल के माध्यम से यहाँ पे राइटर बताने का प्रयास कर रहा है कि इंडिया का क्या डायलेमा है फाइटर जेट्स को लेकर के। भाई सुना है कि F-35 ऑफर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, बोला वी विल मेक सम रेगुलेशन सो दैट इंडिया कैन हैव द F-35 एयरक्राफ्ट। और आपको पता होना चाहिए, जो F-35 और Su-57 की, जो सुखोई 57 उसकी बात करिए, दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, स्टील्थ टेक्नोलॉजी के हैं। इसमें एक की फोटोज आप देख सकते हैं, दूसरे की हमने बात की थी। ठीक है, ये F-35। नाउ पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, भारत का क्या प्लान है इसको लेकर के। तो सबसे पहले आप देखो, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है ना, इस इंडियन एयरफोर्स की सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, कि इसके पास कितनी स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए जो कि फ्लाइंग कर रही हो। तो इंडियन एयरफोर्स के पास में 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए, जिनके पास एयरक्राफ्ट्स हों। अब हर एक जो इनकी स्क्वाड्रन होती है, उसके अंदर एक फिक्स इसके एयरक्राफ्ट्स होते हैं, वो सिक्योरिटी रीजन से एयरफोर्स डिस्क्लोज नहीं करती है। अब इसके साथ आप ये देखो, आज की प्रेजेंट पोजीशन क्या है, वर्तमान में इस 42 के अगेंस्ट में 31 फाइटर स्क्वाड्रन्स है। और इस 31 फाइटर स्क्वाड्रन में भी इश्यू क्या है कि इस 31 फाइटर स्क्वाड्रन के अंदर आपको ये समझना होगा कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट हैं, जिसके अंदर आपका मिराज है, उसी के अंदर आपका MiG-21 है, जिसको हम बाइसन भी कहते हैं, और इसी के अलावा आपका Su-30 है, सुखोई 30, फिर हम LCA Mark 1, इसके बाद LCA Mark 2, इसके अलावा जैगवार जो पहले से है। तो ये बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन यदि आप LCA Mark 1, Mark 2 को छोड़ दें और सुखोई 30 को छोड़ दें, तो बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं वो हमारी पुरानी फ्लीट है, उनका धीरे धीरे टाइम खत्म हो चुका है। परंतु चूंकि एयरफोर्स के पास नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट नहीं है, इसलिए वो उनको भी रीयूज कर रही है। इवन MiG-21, जिसको बाइसन कहते हैं, इसको फ्लाइंग कॉफिन भी कहते हैं।
ठीक है, कि उड़ता ये तो आसमान में उड़ता हुआ एक कॉफिन के बराबर। आप क्लियर है? तो ये उसकी होने वाले एक्सीडेंट के कारण इसको बताया जाता है। अब सुखोई 30 रशिया से हमने ले रखा है, इस बार Su-57 आया ना। अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? देखो, यूएसए ने हमको ऑफर किया है, बट डू वी रिक्वायर्ड? उसके लिए क्या होता है कि जो फोर्स है, इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनको जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो अपनी रिक्वायरमेंट को प्लेस करती है और इसके वो एक लेटर ऑफ इंटेंट निकालती है कि हाँ हमें इसके लिए रिक्वायरमेंट है, जो जो ऑफर देना चाहता है वो दो। तो अभी तक तो फोर्स ने निकाला नहीं, तो अब यूएसए अपनी पॉलिसी के हिसाब से वो उसको देना चाहता है कि भाई हाँ हम आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे ये समझना होगा कि भारत का प्लान क्या है, इंडियन एयरफोर्स का प्लान क्या है। इंडियन एयरफोर्स सोच रही है कि हम LCA Mark 1, LCA Mark 2, जिसकी डिलीवरी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रहा है, ये इसकी डिलीवरी फास्ट करे। ये डोमेस्टिक है। हालांकि जो LCA Mark 1, Mark 2, इन दोनों के अंदर जो इंजन है ना, वो इंजन इंडिया का नहीं है, डोमेस्टिक नहीं है। तो ये इंजन कहाँ से आया? ये इंजन हम कहाँ से ले रहे हैं? फ्रांस से ले रहे हैं। आप समझे? फ्रांस से ले रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन है, ये हम फ्रांस से ले रहे हैं। अब हम फ्रांस से क्यों ले रहे हैं? हम अपने जो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा पूरा फोकस ज़्यादातर जो हमारे हथियार एयरक्राफ्ट रशिया से आते थे, अब उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आज तक हमने कभी भी यूएसए का कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स ने फ्लाई नहीं किया है, यूज़ नहीं किया है। तो जब हम अगर मान लो F-35 के लिए सोचते भी हैं तो उससे पहले देखना होता कि यदि वो आएगा तो हमारे हमारे रनवे हैं, हमारा जितना भी सेटअप है एयरफोर्स का, जो फंक्शनिंग है, वो मैन पावर है, उन सबको ट्रेनिंग देनी होगी, उनको उसके लिए अडेप्टेबल बनाना पड़ेगा। आप समझे? अदरवाइज जो ऑलरेडी फ्रांस से कोई चीज़ आ रही है, रशिया से चीज़ आ रही है, उसके लिए आपके पास एटमॉस्फेयर है। बट प्रॉब्लम क्या है? आज की तारीख में हमारे पास कोई ना 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है। हाँ, हम प्लान कर रहे हैं कि हम 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाएंगे। कौन सा बनाओगे? हम बात कर रहे हैं एमका की। ठीक है, अब एमका आप बनाने का प्लान कर रहे हो, और एमका के अलावा हमने एक और, हमने MFRA मल्टी रोल, सॉरी MRFA होगा, 1 सेकेंड, MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, इसकी बात करिए कि हाँ ये 5th जनरेशन होगा, इसको हम बनाएंगे। अब इंडिया क्या चाहता है कि इंडिया को चाहिए हमेशा 2 सीटर, जिसके अंदर 2 पायलट बैठ सकें और वो किसी जेट को उड़ा सके। जबकि आप F-35 दिख रहा है आपको, जिसके अंदर सिंगल पायलट की सीट है। ऐसा ही सेम प्रॉब्लम किसके साथ है? Su-57 के साथ है। Su-57 किसका है? रशिया का। उसके अंदर भी आपको सिंगल सीटर दिखेगा, एक ही पायलट उड़ सकता है। भारत अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भारत कहता है कि नहीं, हमें ट्विन सीटर चाहिए। हमने LCA जो बनाया है तेजस, उसके अंदर हमारा ट्विन सीटर है। अब चूंकि रशिया के साथ हमने प्रयास किया था Su-57 के लिए, भारत ने प्रयास किया कि अपन रशिया के साथ मिलकर के इसको जॉइंटली डेवलप करेंगे, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलप होगा, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा। और इससे क्या है कि जब आप खुद एयरक्राफ्ट बनाते हो ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भले ही चाहे इंजन आप किसी से ले लो। अब Su-57 से आप पीछे हट गए, क्यों हट गए? जो उसकी कॉस्ट थी ना, वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। और बनाया कैसे था? सिंगल इंजन। भारत ने बोला नहीं यार, हमें तो चाहिए ट्विन इंजन। अब 2 इंजन नहीं, 2 सीटर। अब जब 2 सीटर वाली बात पे कॉस्ट और बढ़ रही थी तो भारत इससे विड्रॉ कर गया, तो Su-57 से बाहर आ गए। फिर अब F-35 से बात करेंगे, वहाँ प्रॉब्लम है। इस F-35 के अंदर 3 प्रकार के हैं। जो इनका जो इसका यूएसए का है, F-35 अल्फा, F-35 ब्रावो, F-35 चार्ली, कौन सी टेक्नोलॉजी के लिए बात कर रहा है उसको देखना होगा। मीनवाइल भारत बोल रहा है कि यदि हम एमका के ऊपर जो बात कर रहे हैं ना, जो हमारा एडवांस मल्टी रोल का जो एयरक्राफ्ट उसकी बात कर रहे हैं, ये जो एमका को कम से कम भी भारत में आने में 10 साल लगेंगे। 10 साल में इसका इंडक्शन प्रारंभ होगा। तो अब भारत ये बोल रहा है कि अगर इतना टाइम लगेगा, मीनवाइल जो ये इतना गैप क्रिएट हुआ ना बीच का, उस गैप को फुलफिल करने के लिए हमें 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट भी चाहिए। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। क्यों चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि रिसेंटली चाइना ने भी अपना 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट फ्लाई किया, और वो कौन सा है? J-35। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि इसकी लेके क्लैरिटी नहीं है। कुछ तो 5th जनरेशन तो है ही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। दूसरा, अब चाइना और पाकिस्तान की बातचीत चल रही है कि वो जो J-35 है 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, वो करीब करीब 40 एयरक्राफ्ट किसको देगा? पाकिस्तान को। यदि पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट आता है तो इंडिया को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एमका की जो हमारी पाइपलाइन है, डिलीवरी है, वो फास्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए ये एक बीच में से नया एंगल निकलता है कि आखिर क्यों न्यूज़ पेपर के अंदर से बात उठ रही है कि भारत को 5th जनरेशन का फाइटर चाहिए। आप समझ गए? ये एक पूरा क्रक्स था। बस आपको 2-3 चीज़ें और ध्यान रखनी है। एक, आपको ये पता होना चाहिए कि जो जनरल इलेक्ट्रिक का मोटर जो इंजन हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है? एक तो F-404 है और एक
414 है, दोनों ही जेट इंजन है जो फ्रांस से लिए हैं हमने, और इसका हम यूज़ एलसी तेजस में कर रहे हैं और एमका के अंदर भी करने का प्लान है। जो यूएसए का ये जो F-35 है, ये यूएसए की कंपनी कौन सी है? लॉकहीड मार्टिन, ये लॉकहीड मार्टिन का। डन, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस स्टोरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। ये है 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के, और आप जानते हैं 3 लैंग्वेज पॉलिसी या 3 लैंग्वेज फार्मूला हमेशा इंडिया के अंदर कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। ये एजुकेशन के संदर्भ में है, और इसको लेकर के पता है हमेशा से, जब से हमने मतलब इवन बिफोर इंडिपेंडेंस भी हमने 3 भाषाओं को लागू करने का प्रयास किया, तो उस वक्त से हमको विरोध देखने का मिला और आज भी मिल रहा है। उस वक्त भी तमिलनाडु और साउथ इंडियन और मद्रास से हमको विरोध मिलता था, आज ही मिल रहा है। अब इसको थोड़ा सा समझना होगा कि आखिर क्या कंट्रोवर्सी है। सबसे पहले लेटेस्ट कंट्रोवर्सी क्या है? जो आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूले में अब क्या लेटेस्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई ना, उसके अंदर ये बात उठी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई? 2020 के अंदर आई। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो किसकी रिकमेंडेशन के भाई आई थी? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी कमेटी ने, और फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लेके आए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आपको पता 5 फाउंडेशन पिलर्स हैं हमारे, जिसके अंदर हम जो एजुकेशन के एसेस को, उसकी इक्विटी को, उसकी क्वालिटी को, अफोर्डेबिलिटी को, अकाउंटेबिलिटी को, इन चीज़ों को इंश्योर करना चाहते हैं। और हम क्या करना चाहते हैं? हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। जो हमारा नॉलेज सिस्टम है उसको हम वाइब्रेंट बनाना चाहते हैं, ताकि जो हमारा ग्लोबल नॉलेज, जो हमारा एक ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आए। आज आप देखते हो कि टॉप रैंकिंग के अंदर हमारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती है, हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कम है, हमारी जो गर्ल्स हैं उनकी एजुकेशन का लेवल कम है, हमारे यहाँ पे जेंडर अनइक्वालिटी है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को, मतलब कि जो बच्चों की स्कूल्स होती है, जो प्री स्कूल्स हैं या 10th क्लास तक है, उनको हमारा टारगेट है कि हम 100% अचीव करेंगे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को। कब तक? बाय 2030। हमारा ये भी प्लान है कि जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर हम 2035 तक लगभग इसको 50% तक हायर एजुकेशन के अंदर भी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को लेके आएंगे। ये कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इंपॉर्टेंट बात है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। 6th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन है, जो ये सिस्टम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ये 5+3+3+4 का है, जबकि एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसा था? 10+2 का है। तो ये तो है। इसके अलावा आपने जो हायर एजुकेशन के अंदर है, जो पहले बीएड वगैरह होती थी, जो आपकी ग्रेजुएशन होती थी, उसको एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस बना दिया है। आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन और 1 साल की बीएड करके 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर दिया, जिससे आपके टीचर्स बनाओगे, जो जिनको इंटरेस्टेड है वो उसमें जा सकते हैं। प्लान अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हमारा जो आर्टिकल है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर स्टिक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि हाँ, ये जिम्मेदारी है प्रत्येक राज्य की, केंद्र की। हम 3 भाषाओं को बल देंगे। उसके अंदर क्या होगा? 2 भाषाएं तो आपकी रीजनल होगी और 1 भाषा फॉरेन होगी। अब यहाँ पे तमिलनाडु बोलता है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तमिलनाडु का आपको पता है कि लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन रहा है स्टेट की पॉलिटी का। वहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो इवॉल्वेशन हुआ है वो भी लैंग्वेज के बेस पे है। अब कैसे? आपको थोड़ी सी जानकारी हो, अगर भारत के अंदर 1937 के अंदर इलेक्शंस हुए थे, और ये मैं बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ। जब भी 1936 के अंदर इलेक्शन हुए थे ना, तब राजा जी ने प्रयास किया था, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको बोला था कि हम हिंदी को वहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं। तो फिर उस टाइम क्या हुआ? बिफोर इंडिपेंडेंस भी विरोध हुआ, और इस विरोध में कुछ लोगों की डेथ हुई। तो हुआ क्या? राजा जी ने तो कर दी, अपना रिजाइन कर दिया उन्होंने। जो द्रविड़ मुनेरु कजगम पार्टी देखते हो, इसकी जो उत्पत्ति है वो हमको वहाँ से मिलती है, और इन्होंने तो कर दिया रिजाइन। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी थी उसको ले लिया वापस। तो इससे आप ये समझो कि लैंग्वेज का असर प्री इंडिपेंडेंस भी था। अब उसके बाद आ जाओ आप प्री इंडिपेंडेंस का, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करोगे। याद है आप 1967 के अंदर आज़ादी के बाद बोला गया था कि हिंदी को हम स्टार्टिंग के कुछ सालों के अंदर हिंदी और इंग्लिश को दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे, और फिर धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि हिंदी को संपूर्ण राष्ट्र की राष्ट्रभाषा बना दिया जाए। तो 67 तक ये प्रयास किया गया था। तो फिर वहाँ पे तमिलनाडु के अंदर विरोध हुए। आई थिंक 60 या 70 लोगों की इस कारण से डेथ भी हुई थी, और फिर से उन्होंने बोला कि नहीं, हम 3 लैंग्वेज फार्मूला को लागू नहीं करेंगे। और वहाँ की 2 पार्टी है, एक डीएमके और एक एआईडीएमके, जो जयललिता की पार्टी थी। दोनों पार्टियों का इसको लेकर कटिव विरोध है। अब आज के टाइम में तमिलनाडु के अंदर कौन है आपके चीफ मिनिस्टर? एम स्टालिन, और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डीएमके पार्टी को। अब हुआ क्या है, रिसेंटली क्या किया गया आपको पता है? एक हमारा
प्लान है एजुकेशन को लेके, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान। और इस अभियान के तहत जो तमिलनाडु को करीब करीब आई थिंक 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का फंड मिलना था, 2,500 करोड़। ये इतना फंड किसको मिलना था? तमिलनाडु को। क्या ये फंड मिला? नहीं मिला। मतलब क्यों नहीं मिला? तो केंद्र सरकार का कहना है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का कहना है, चूंकि आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं किया है, आपने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लागू नहीं किया है, इसलिए हम आपको ये ग्रांट अभी नहीं दे सकते। और इवन ये जो ग्रांट था वो पीएम श्री योजना, जो हमारी जो स्कूलों में सुधार लाने की जो योजना है, प्राइम मिनिस्टर जी ने काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव लिया, इसको डेवलप करना है, तो इस पीएम श्री के तहत तमिलनाडु के अंदर ये पैसा जाना था, तो वो भी इन्होंने नहीं दिया। रीज़न क्या है? कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं किया। हालांकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली है ना, ये तो बहुत आगे बढ़ चुकी है इस लैंग्वेज फॉर्मूला पे, पर ये कहती है कि हम आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, हम आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप आपकी चॉइस से 3 लैंग्वेज डिसाइड कर लो जो आपको चूज करनी है। पर तमिलनाडु कहता है कि नहीं, आप पार्शलिटी कर रहे हो। कैसे? आप विंध्या के ऊपर जाओगे तो विंध्या के ऊपर आपने कभी देखा है कि कोई भी साउथ की लैंग्वेज कभी किसी स्कूल में पढ़ाते हुए? आप देखो, उसके लिए कोई फंड नहीं है। आपने कभी इन टीचर्स का रिक्रूटमेंट नहीं किया केंद्रीय विद्यालयों के लिए। आप कम से कम टीचर तो रिक्रूट करो, तमिल के, तेलुगु के, मलयालम के, कन्नड़ा के, उड़िया के, जो भारत के नॉर्थ के अंदर जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जाके पढ़ाए। फिर हम भी शायद देखेंगे कि भाई हिंदी को यहाँ पढ़ाया जाए। तो आप इम्पार्शलिटी कर रहे हो, आप इक्वलिटी पे नहीं हो। ये एक बात इन्होंने बोली कि हम इसको इसलिए लागू नहीं कर सकते। अब दूसरी बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब आपने ये चीज़ें ली, क्या आपने हमको कंसल्ट किया? तमिलनाडु के स्टेट वाले बोलते हैं आपने हमको कंसल्ट नहीं किया, तो फिर हम ये क्यों लागू करें? और दूसरा, अब हमें ये समझना चाहिए क्या ये इसको लागू होना भी चाहिए। तो आप देखो, आखिर लोकतंत्र चलता कैसे? लोकतंत्र चलता है लोगों की डिमांड्स और उसके हिसाब से। जब तमिलनाडु की पॉलिटी, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो जब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा और वो आपके इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, तो कोई चीज़ किसी पे थोपना अच्छी बात नहीं है। और इन लैंग्वेज फॉर्मूला के बेस पे आप यदि समग्र शिक्षा अभियान का पैसा रोकते हो, आप पीएम श्री योजना का पैसा रोकते हो, तो आपको ये भी समझना होगा कि आप इस प्रकार से जिन लोगों को शिक्षा की आवश्यकता है, जिस पैसा से उनका एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ सकता है, अगर उसमें कोई रिकॉर्ड होती, इसका मतलब वी आर गोइंग समवेयर रॉन्ग, और हमारा जो डायरेक्शन है वो गलत है। इन चीज़ों को भी समझने की आवश्यकता है। तो ये यहाँ से बात निकल के आई इस आर्टिकल से। तो आप कंटेक्स्ट समझ गए होंगे। यहाँ इस फोटो में आप क्लियर देख सकते हैं, ये इस फोटो के अंदर किस प्रकार से विरोध हो रहा है। जो ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, उदयनिधि स्टालिन, और बाकी वहाँ के लीडर्स हैं जो किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं। ये चल रहा है कंटिन्यूसली। अब आते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और ये है आपका बलरामपुर चीनी मिल्स। ये कहाँ पे बना? बलरामपुर चीनी मिल्स, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। किस लिए फेमस है बलरामपुर चीनी मिल्स? के लिए वहाँ के शुगर केन का बहुत प्रोडक्शन होता है और शुगर केन से चीनी बनाई जाती है। काफ़ी फेमस और पुरानी माइंस है। लेकिन इस बलरामपुर की जो चीनी मिल्स है, इसने वहाँ पर एक पॉलीमर, बायोपॉलीमर यूनिट लगाई है। क्या होती है सर बायोपॉलीमर यूनिट? बायोपॉलीमर यूनिट क्या है? इस देखो, आप पता है कि भारत सरकार ने जो प्लास्टिक के वेस्ट को कम करने के लिए हमने क्या कर रखा है, प्लास्टिक के वेस्ट को कम करने के लिए हमने बोला जो सिंगल यूज़ का प्लास्टिक है ना, उसका यूज़ नहीं करेंगे। अब आप सिंगल यूज़ का प्लास्टिक क्यों नहीं करोगे? एक्चुअली हो क्या रहा है कि भारत के अंदर करीब करीब हर साल हम 4 मिलियन मैट्रिक टन, इतना हम हर साल क्या प्लास्टिक का कचरा जनरेट कर रहे हैं, और उसमें से केवल और केवल 1/3 जो कचरा है उसका रिसाइकलिंग हो रहा है। तो आप इसका रिसाइकलिंग नहीं कर पा रहे हो। हमने क्या किया था, हमने मतलब यानी कि केंद्र सरकार ने इसको करने के लिए प्लास्टिक को और वेस्ट को मैनेज करने के लिए इसके लिए रूल लेके आए। कब लाए? 2016 के अंदर। और इन प्लास्टिक और वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत हमने एक नया कंसेप्ट लाया जिसको बोला एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है ये? हमने इसमें कहा कि जो प्रोड्यूसर जिस प्लास्टिक को पैदा कर रहा है, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी एक्सटेंडेड, उसकी आगे बढ़ के जिम्मेदारी है कि उसको उस प्रोडक्ट को अगेन अपने पास लाना है, यानी कि उसको रीयूज करना है, रिसाइकल करना है। क्लियर है? लेकिन हुआ क्या, अभी रिसेंटली देखा गया कि 2022-23 के अंदर करीब करीब 3.7 मिलियन टन के सर्टिफिकेट जनरेट हुए। अब इसमें क्या होता है ना, सपोज आपने नहीं कर पाए, आप प्लास्टिक का इकट्ठा नहीं कर पाए, तो केंद्र सरकार आपको विंडो देती है कि चूंकि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो,
आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं, कोई और इकट्ठा कर रहा है, आप उससे सर्टिफिकेट ले लो। यानी कि जिसने वो काम किया होगा वो आपको सर्टिफिकेट देता है, आप उसको पैसे दे दो, हमारा जो मेन उद्देश्य है प्लास्टिक का रिसाइकलिंग होना चाहिए वो पूरा हो जाएगा। तो 3.7 मिलियन टन के सर्टिफिकेट इशू हुए। जब जांच की गई तो पाया गया इसमें बहुत सारे फेक हैं। इसका मतलब प्लास्टिक तो रिसाइकल हो नहीं रहा और जो हमारा उद्देश्य है वो हल नहीं हो रहा। इसीलिए क्या हुआ, केंद्र सरकार ने बोला कि नहीं, इसको हमको ओवरऑल करने की ज़रूरत है। तो अब प्राइम मिनिस्टर के आपने स्टेटमेंट देखे होंगे तो वो RRR की बात करते हैं। क्या बोलते हैं वो बोलते हैं एक तो आपको प्लास्टिक को जो इस्तेमाल है उसको रिड्यूस करो, उसके बाद जो आप प्लास्टिक अगर आपके पास इकट्ठा है तो उसका रीयूज़ करो, फिर बोलते हैं कि आप जो बच गया यूज़ होने के बाद उसको रिसाइकिल करो, और एक और आप इसमें R ऐड कर लो जो 4R की परिभाषा में आ गया, जिसको हम बोलते हैं कि उसको वापस रिकवर करो, यानी कि फैक्ट्री में दोबारा जाए। तो ये 4R की अवधारणा अभी किस में चल रही है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में चल रही है। अब इसी प्रकार से बलरामपुर चीनी मिल्स ने क्या किया है, बोला ठीक है हम तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो बैन है भारत के अंदर, हम क्या करेंगे, हम बायोपॉलीमर से जो जो शुगर केन होता है उसके कचरे से हम क्या करेंगे, वहाँ प्लांट लगा रहे हैं, उन्होंने प्लांट एस्टेब्लिश कर दिया। इसके माध्यम से बायोपॉलीमर यूनिट के अंदर हम क्या बनाएंगे, वहाँ से पॉलीएसिटिक एसिड के माध्यम से हम इस प्लांट के अंदर ऐसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाएंगे जिसका इस्तेमाल जो स्ट्रॉ होती है या आपका कोई बर्तन हो गए या आपके कप हो गए या कोई कैरी बैग्स बनाने, उसके अंदर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 80,000 टन है हर साल की। टोटल प्रोडक्शन कितना बताया आपको मैंने, 4 मिलियन मैट्रिक टन, यानी कि करीब करीब 40 लाख। और बलरामपुर चीनी का जो एक प्लांट है वो 80,000 के आसपास की कैपेसिटी है। बहुत कम है इस पूरी क्षमता को देखते हुए, लेकिन ये जो पहला प्लांट एस्टेब्लिश हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये आगे भी और लोगों को प्रेरित करेगा, जिसे हम बायो बेस्ड ऐसे बायोडिग्रेडेबल मेटल बनाएंगे, जिससे क्या होगा, उससे हम प्लास्टिक के वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और पर्यावरण के प्रदूषण को रोक सकते हैं। ये इसकी जिस्ट थी आर्टिकल की जो हमने देखी। नाउ एक इम्पॉर्टेंट जो आज का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर था उसमें एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल था, उसमें न्यूज़ थी साइंस कॉलम में, जो बताती है गुइलियन बेरे सिंड्रोम GBS। तो GBS क्या है? GBS एक ऐसा सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या है, जनरली अगर हमें कोई बीमारी लगती है, चाहे वो बैक्टीरिया से हो चाहे वायरस से हो, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना वो एक्टिव होता है। कौन एक्टिव होता है? हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यून सिस्टम आपकी T सेल जनरेट करता है और T सेल जाकर क्या उस पर अटैक करती है और हमको उस बीमारी से बचाने का प्रयास करती है। उसमें 2 दिन 3 दिन हमें इसीलिए लगता है, जब T सेल्स आपस में फाइट करती है तो कई बार हमें फीवर भी आता है बैक्टीरियल डिजीज़ के अंदर। तो क्यों आता है कि जैसे ही वो T सेल्स अटैक करती है ना, उस वक्त जो ब्लड के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है उससे हमको ब्लड होता है, हमको फीवर आता है। तो अब ये हमारा इम्यून सिस्टम जो एक्टिव हुआ है, इस इम्यून सिस्टम कब एक्टिव होता है? जब हमको बाहर से कोई अटैक करता है। कई बार क्या होता है, बॉडी पता नहीं कोई रीज़न क्या है इसका मालूम नहीं, लेकिन बॉडी हमारी खुद की ही जो सेल्स है, बॉडी के ही जो ऑर्गन्स है, उनके ऊपर अटैक करने लगता है। क्यों कर रहा है? उसको लगता है कि ये जो बॉडी के कुछ पार्ट्स है ना, ये एनिमी पार्ट्स हैं, और इस कारण से वो खुद की ही बॉडी के जो इम्यून सिस्टम पे अटैक कर रहा है। हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल्स के ऊपर अटैक कर रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न आज भी नहीं मालूम है। हो सकता है जेनेटिक हो सकता है ये इन्फेक्शनल हो, कोविड के अंदर भी ये देखा गया था, लेकिन क्यों हो रहा है नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा हो रहा है। और इसमें होता क्या है, आपके हाथ पांव दर्द करने लगते हैं, फिर आपको 3-4 हफ्तों के अंदर सीवियर पेन होता है, आप डली हो जाते हो, आपका चेहरा झुक जाता है, आई साइट वीक हो जाती है। तो ये सारे जो ये सिम्टम्स हैं, ये किसके हैं? ये आपके गुलियन बेरे सिंड्रोम के हैं। तो क्या इफेक्ट डालता है आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर? ये इफेक्ट डालता है। अब ये जो डिजीज़ है इसका रीज़न हमें नहीं पता, परंतु चूंकि ये ऐसी कौन सी डिजीज़ है, तो ये वो डिजीज़ है जिसके अंदर बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल्स को अटैक करता है, उसको हम गुलियन बेरे सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ये देखो आपके लेग्स को इफेक्ट कर रहा है, आपकी ब्रीथिंग को इफेक्ट कर रहा है, आपके लंग्स को। ठीक है, इसी प्रकार से ये हमें इफेक्ट करता है। तो ये एक डिजीज़ याद रखना, कहीं भी आपके प्रश्न में आ सकता है, तो आप उसको आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ, इसी हिसाब से दे रखा। नाउ ट्यूबरक्लोसिस को लेकर के न्यूज़ है। ट्यूबरक्लोसिस आपको पता है भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर एक बहुत ही गंभीर समस्या है। हमारे केंद्र सरकार ने प्लान बना रखा है कि हम टीबी को एलिमिनेट करेंगे 2025 तक, और जो WHO ने प्लान बनाया था वो बनाया था 2030 तक टीबी को एलिमिनेट करने का प्लान है। अब हमने 2025 तक ये किया क्योंकि टीबी से बड़े नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं।
ना सिर्फ उस व्यक्ति के ऊपर बल्कि उसके परिवार के ऊपर, उनकी आय के स्रोत, इसका बीमारी का खर्चा, इलाज बहुत मुश्किल है। तो अब इसी क्षेत्र के अंदर आपको पता है टीबी की पहचान कैसे होती है। तो टीबी के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, एक तो टेस्ट होता ही है मॉन्टेक्स, परंतु टीबी के लिए एक्सरे किया जाता है। अब यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ऐड करने की बात की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने की बात की है। बोला जब आप टेस्ट का एक्सरे करते हो तो आपको शायद पता चले आपको टीबी है या नहीं है, लेकिन इसके आगे यदि आप फर्दर और उसका डायग्नोसिस करते हो, उसी जो एक्सरे को और एडवांस लेवल पे देखते हो, और अगर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हो, तो उससे आपको बड़ी ही कम समय में कम कीमत के ऊपर बहुत जल्दी पता चल जाता है कि क्या इस व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस है और किस लेवल का है। तो इसमें क्या है, दो कंपनियां हैं। एक कंपनी है आपकी बैंगलोर की जिसका नाम है Cure.ai, उसने डेवलप की है QXR। क्या डेवलप की है? QXR। एक हो गई है, किसने डेवलप की है? बैंगलोर बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी ने। और दूसरी है आपकी जैंकी, ये किसने डेवलप की है? पुणे बेस्ड प्राइवेट कंपनी उसने। ये दोनों क्या है? ये दोनों ही आपके, ये दोनों के दोनों भारत के द्वारा, खुद के द्वारा बनाई गई ट्यूबरकुलोसिस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से असिस्ट होती हुई चेस्ट के एक्सरे को पढ़ने वाली, उसको इंटरप्रिटेशन करने वाली मशीन है। अब आप सोच लो कि एआई का प्रैक्टिकल यूज़ कैसे हो रहा है, इसको आप कोड कर सकते हो, कैसे ये हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर हेल्प करेगा, वहाँ आप ज़रूर कोड कर सकते हो। ट्यूबरकुलोसिस की फाइट के अंदर इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एक टीबी की हमने यहाँ पे बात की। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। एंड ये इतने ही नाम हमको पता करना है, पूरी स्टोरी हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आज का हमारा डिस्कशन होता है ख़त्म। आज मैं आपको मेंस के लिए क्वेश्चन दूंगा, जो हमारे आरएस मेंस के लिए, या अगर कोई यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये एज इक्वल टू जैसा आरएस के अभ्यर्थियों के लिए हेल्पफुल है, उनके लिए भी है। तो आरएस मेंस के अंदर जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो होगा पॉल्यूशन को लेकर के। आप जानते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज हमारे सिलेबस में हैं। हाउ द प्लास्टिक पॉल्यूशन can be managed in India. Quote two examples of use of latest technology to ensure phase out of single use plastic। हिंदी में भी आप इसको नोट कर लो कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है या प्रदूषण है, इस प्लास्टिक के प्रदूषण को भारत किस प्रकार से मैनेज कर रहा है एवं ऐसे दो उदाहरणों से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के तरीकों की चर्चा करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा आरएस मेंस के लिए। हाउ द प्लास्टिक पॉल्यूशन कैन बी मैनेज इन इंडिया। कोट टू एग्जांपल्स ऑफ यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू इंश्योर फेज आउट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। उसमें एक एग्जांपल तो आप बखूबी जो हमने बलरामपुर चीनी मिल्स के बारे में जो बायोपॉलीमर की डेवलपमेंट को लेकर जो प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसकी बात करी। आप इसके अलावा सोच सकते हैं, उदाहरण के तौर पर जूट के बैग्स हैं, या फिर एक ह्यूमन टेंडेंसी है किस प्रकार से इंसान कम कर सकता है, 4R को यूज़ कर सकते हो आप। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमने डिस्कशन करी, उससे आप अगर आपने ढंग से फॉलो किया होगा, यू कैन राइट वेरी इजीली इन 150 वर्ड्स। डन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। बेस्ट ऑफ लक, डू राइट द एग्जाम। ये डाल करके आप टेलीग्राम के चैनल पे, जिसका लिंक यहाँ पे नीचे अवेलेबल है, अदरवाइज कमेंट में भी डाल सकते हैं। और प्लीज़ थोड़ा सा इसको और इंटरेक्टिव बनाएं। थैंक यू सो मच। वी विल मीट अगेन टुमारो। जय हिंद।